चलिए, गुड आफ्टरनून सब लोगों को। तो मैं आपके लिए जो ग्रुप डी का आपका डेट आ चुका है उसके लिए आपको तैयार रहना है, हर एक तरीके से आपको तैयार होना है मेरे मित्र। आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। अगर 5 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, अगर वो आता है तो बहुत जल्दी आपसे बन जाएगा। एक एक नंबर जो है आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये एग्जाम आपका, आप देख लेंगे, 1 मार्क्स में बहुत लोगों का वेरिएशन होगा। इसलिए एक एक नंबर के लिए आपको हर एक एरिया को कवर करना है। तो उसके लिए आपका पूरा प्लेटफॉर्म हमेशा काम करता है और हमेशा से काम किया है। तो आपके लिए ये सबसे बढ़िया चीज लेकर के आया है। बहुत कम फीस में है आपका साइंस का न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे वो आपका चैप्टर वाइज होगा। फिजिक्स का चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। उसी तरह से केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। कहने का मतलब है पूरा चैप्टर वाइज जो है आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक साथ 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा पहले, फिर जाकर के आपका डिस्कशन होगा। और डिस्कशन का जो टाइम होगा डेली का मंडे टू फ्राइडे होगा, 4 PM से लेकर के 5 बजे, यानी कि शाम में 4 बजे से लेकर के 5 बजे आपका शाम में डिस्कशन होगा। उससे आधे घंटे पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, यानी आप क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करके पहले टेस्ट दे देंगे। उसके बाद 1 घंटा, यानी कहने वाला इफेक्टिव डिस्कशन होगा आपका। यानी कहने का मतलब है कि कैसा भी क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल में आए ना मेरे मित्र, इतना तैयार हो जाओ कि अगर अभी 1 मिनट लगता है तो उस समय 25 सेकेंड लगे आपको सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको हर चीज पता करके पहले से रखना होगा कि क्या लगाना है, क्या करना है, कैसा अप्रोच होना चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये बातें आपको पहले से पता होनी चाहिए। अचानक एग्जाम में बैठेंगे तो मेरा मानिए, आप अगर 10 क्वेश्चन बनाने वाले हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन पे लटक जाएंगे और माइंडली डिप्रेस हो जाएंगे। तो कहीं से दिमाग पे प्रेशर नहीं आने देना है। एक छोटा से छोटा, जितने टाइप के इसमें न्यूमेरिकल बनेंगे, जितना कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल होगा, जितने ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितना वे से इसको सॉल्व कर सकते हैं, जितना फॉर्मूला इसका यूज होगा, सारे फॉर्मूला की हेल्प से और सारे कॉन्सेप्ट के हेल्प से पूरा का पूरा टॉपिक वाइज, आपका पूरा का पूरा चैप्टर वाइज फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी न्यूमेरिकल हम आपको करवाएंगे। तो हम बात करते हैं, हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन भी सिलेक्ट करके लाए हैं कि ग्रुप डी में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका अप्रोच क्या है, पहले से आप क्या जानते हैं और मेरा बताने का तरीका क्या है, आपको कितने फायदे इससे दिख रहे हैं। आप उसको देखते हुए, जिनको जरूरत है मेरे मित्र, जरूरत तो हमको लगता है कि सब लोगों को होना चाहिए, लेकिन जिनको लगता है कि मेरा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत वीक है, उनको रुकना नहीं है। क्योंकि ये जो बैच है ना, नॉमिनल फीस आप कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब उससे कम हो ही नहीं सकता। मात्र 50 रुपए में आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल का इफेक्टिव डिस्कशन आपको मिलेगा। और मैं इतना आपको फास्ट करवा दूंगा, इसमें इतना बढ़िया बना दूंगा आपको कि आप एग्जाम जब दे करके आओगे तो आपको लगेगा कि नहीं, न्यूमेरिकल का बैच करने से हमें कितना नंबर का फायदा हुआ और कितना टाइम का सेव हुआ, कितना कॉन्फिडेंस दिलाया है। तो हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए मैं सिलेक्ट करके लाया हूं। कुछ क्वेश्चन को मैं आज आपके सामने रखूंगा और मंडे से आपका बैच ये स्टार्ट होगा। तो जिनको बैच करना है, जिनको ये टेस्ट देना है, जिनको इनका डिस्कशन लेना है मेरे मित्र, अब रुकना नहीं है। क्योंकि मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, चैप्टर छूटेंगे तो परेशानी आपको होगा। तो आपको परेशान नहीं होने देना है और आपको परेशानी में फंसना भी नहीं है। आप क्या करेंगे, एकदम टाइम सेव करके अपना न्यूमेरिकल का क्लास लेकर के आप पूरा चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप इफेक्टिव डिस्कशन आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे आपके सामने जो है, अभी आपका जो है मोशन, फिजिक्स में मोशन स्टार्ट होगा और केमिस्ट्री में आपका मॉलिक्यूल और एटॉमिक वेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उससे मैं रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलते हैं, बात करते हैं कुछ क्वेश्चन के ऊपर, यहां पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा मेरे मित्र, ये आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहता है, देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पहले नंबर क्वेश्चन के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। ये पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपके सामने, पहला नंबर जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कहता है, एक नंबर,
एक वस्तु 4 सेकंड में पहले के 25 मीटर और फिर 2 सेकंड में अगले के 15 मीटर यात्रा करता है। यानी कि पहले 4 सेकंड चलता है तो 25 मीटर चलता है, और फिर अगर वह 2 सेकंड चलता है तो वह 15 मीटर दूरी तय करता है। तो आपसे पूछा गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया तो बताइए उस वस्तु की क्या, यानी औसत चाल। आपको ध्यान रखना है क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है। आपसे क्या पूछा है, औसत चाल पूछा है। अब आप यहां से थोड़ा दिमाग अप्लाई करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, माइंड का अप्लाई करेंगे, दिमाग का कंसंट्रेशन लेवल बनाएंगे। तो हमेशा यही चीज सीखना है पूरे के पूरे क्लासेस में। आपको कहने का मतलब आपसे औसत चाल पूछा गया है, तो मेरे मित्र औसत चाल का तो आप जानते हैं सबसे पहले कि कोई भी चाल हो, वेग हो, उसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। चाल हो, वेग हो, यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। तो बताइए औसत चाल है, औसत चाल या औसत वेग या चाल या वेग, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। क्या मेरे मित्र पहला ऑप्शन आपको लग रहा है कि होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि औसत चाल पूछा गया आपसे और यहां मीटर में आंसर दिया है, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, देखिए यहां पे सेकंड में दे रखा है, सेकंड इनवर्स बोल रखा है। बताइए ये चाल का यूनिट है क्या? नहीं है। यानी कहने का मतलब है आपको अपना माइंड को शार्प करना है। ये डी ऑप्शन देखिए आपके सामने दिख रहा है, आपका 66.7 मीटर सेकंड रख रखा है। यानी आपसे पूछा गया औसत चाल, यहां यूनिट दे रखा है मीटर सेकंड, होना चाहिए मीटर पर सेकंड। यानी कि ये भी ऑप्शंस आपके नहीं होंगे। आंसर्स क्या होंगे मेरे मित्र? यानी कि डी ऑप्शंस करेक्ट होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिमाग का तो एप्लीकेशन यूज करना ही है, लेकिन आपके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपको पता होना चाहिए। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में? आपसे सिंपली पूछा गया औसत चाल। आपसे सिंपली पूछा गया है क्या? तो आपसे सिंपली पूछा गया औसत चाल। औसत चाल का फॉर्मूला जो होता है मेरे मित्र क्या होता है, यानी कि कुल दूरी अपन में क्या होता है, कुल समय होता है। कुल दूरी अपन में क्या होता है, तो कुल समय होता है। अब आपको यह चीज मेंशन कर दिया है कि जब आदमी 4 सेकंड का समय लेता है तो कितना मीटर चलता है। तो आप कहेंगे सर 4 सेकंड का जब ये समय लिया तो ये चला कितना, तो 25 मीटर चला। दूसरा कहता है कि फिर वो आदमी या फिर वह वस्तु 2 सेकंड जब लेता है तो 15 मीटर चलता है। यानी फिर से अगर वह 2 सेकंड लेता है मेरे मित्र तो वो कितना चलता है, तो 15 मीटर चलता है। तो बताइए दूरी में हम लोग क्या करते हैं, सारा दूरी को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कुल दूरी कितना होगा, तो आप इन दोनों को जब एडिशन करेंगे तो इनका वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 40 मीटर होगा। 25 और 15 का एडिशन कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 25 और जोड़ क्या कर देंगे, यहां पे 15 कर देंगे। और कुल समय कितना लगा, यानी 4 सेकंड पहले दिया, 2 सेकंड बाद में दिया, तो टोटल कितना समय हो गया, 6 सेकंड हुआ। यानी पहले का आपका 4 सेकंड और फिर बाद में ये कितना सेकंड ले लिया, बाद में ये 2 सेकंड ले रहा है। कहने का मतलब है जब आप इसको ऐड करेंगे तो 25 15 कितना हो गया, यानी कि 40 हो गया, और नीचे में आपका कितना हो गया, 4 2 6 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे 6 से अगर 40 में जाएंगे तो आप कहेंगे 6 में ही आंसर होना है, ना तो ये ऑप्शन से ना तो ये होगा ना तो ये होगा, तो 6 में ही हम जाएंगे। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन होगा मेरे मित्र वो कितना होना चाहिए, 6.67 मीटर पर सेकंड होना चाहिए। क्यों मीटर पर सेकंड होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पूछा गया, आपसे औसत चाल पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, कितने शार्प आप हो रहे हैं, कितना आप दिमाग से तेज है, वो डिपेंड करता है। एग्जाम में गए बहुत लोग सॉल्व कर रहा है, बहुत दिमाग से जो तेज होगा ना पहले दिमागो अप्लाई करेगा, क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा, दिमागो अप्लाई करेगा और पढ़ेगा भी क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो आपको ऐसे ही सारे जितने भी मैं क्लास करवाऊंगा सब में मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा आपको सिखाते जाऊंगा कि आपको दिमाग से कैसे तेज रहना है। क्वेश्चन तो सबको आता है, आपको भी आता है, किसी और कोई और भी सॉल्व करेगा, लेकिन समय शेष कर, समय आपको क्या करना है, समय को भी बचाना है। तो चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे औसत चाल, मतलब कहने वाला कुल दूरी अपन में कुल समय। तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या कहेंगे, औसत चाल का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। लेकिन एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें कि मीटर पर सेकंड, ये तो दिमाग से सॉल्व किए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट जाएंगे तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, यानी कि आपका पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर आया वो कितना आया, 6.6 मीटर पर सेकंड आया, यानी औसत चाल निकल करके आया। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहला टारगेट आपको क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना दिमाग को बार बार बोल रहे हैं, बार बार इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हिट करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, ऑप्शंस देखना है, क्वेश्चन पढ़ना ऑप्शंस देखना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार सड़क के किनारे गिरकर, एक कार सड़क के किनारे गिरकर, यानी किसी वेग से थोड़ी गिरेगा, वो
सड़क के किनारे गिरकर यानी फिसल कर या गिरकर अगर बोलता है, इसका मतलब है उस समय कार का जो वेग है वो क्या है, शून्य है। यानी फिसल कर गिरकर इस तरह से अगर बोलता है तो कहेंगे प्रारंभिक वेग जो है कार का क्या है, वो शून्य है। अगर ऐसा चीज बोलता है कि एक कार सड़क के किनारे गिरकर बोला है, इसका मतलब है कि उसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है। अब कह रहा है गिरकर 0.5 सेकंड में जमीन पर पहुंच जाती है, यानी कि जब वो गिरता है तो कितना समय लेता है, यानी जमीन पे पहुंचने में, तो आप कहेंगे 0.5 सेकंड लेता है। और उसमें बोल दिया है कि जी का मान कंसीडर करना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जमीन से टकराते समय इसकी गति क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। लेकिन अब चलते हैं, गति पूछा गया, क्या पूछा गया तो उसको भी ध्यान में रखना, गति पूछा गया तो हम लोग देखते हैं गति का। हम अभी बताया कि गति होगा, चाल होगा, वेग होगा, गति होगा, उसका यूनिट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि मीटर पर सेकंड ही होता है। अब देखिए यहां पे इसमें मीटर पर क्या लिखा हुआ है, सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है। ये तो ऑप्शंस होना ही नहीं मेरे मित्र, लेकिन आपके सामने अभी भी क्या है, बी सी और डी, तीन ऑप्शन, बी सी और डी तीन ऑप्शन हैं। लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना। एक ऑप्शन अगर बचता तो कहते डायरेक्ट आंसर हो जाए, लेकिन या दो ऑप्शंस अगर भी रहता तो जल्दीबाजी में अगर मान लेते जल्दी जल्दी करना है तो आप तुक्का भी मारते तो 50% चांस था आपका सॉल्व होने का। लेकिन यहां इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपसे गति पूछा गया, समझिएगा इसका कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझ पाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। क्या कह रहा है समझिएगा, एक कोई कार है, एक कार है, क्वेश्चन है कि एक कार है वो आपका जमीन पे गिरता है। एक कोई कार है, मान लेते हैं कि ये कार है, यहां से जब कार गिरना शुरू किया तो जब कार फिसल करके गिरता है या कार वहां से गिर रहा होता है तो इनिशियल प्रारंभिक वेग जो होगा उसका क्या होगा मेरे मित्र, तो शून्य होगा। तो ये गिर करके जब ये पृथ्वी पे पहुंचता है, ये जमीन पे पहुंचता है, ये मान लेते हैं ये क्या है आपका, ये कार है, ऐसा मान के चले हैं। जरूरी नहीं कि कार का फिगर बनाएंगे, आप मान लेंगे कि जो वस्तु है वो कार है, और कार जब जमीन या आप कार जब वो किनारे से फिसल करके गिर रहा होगा तो उस समय उसका वेग क्या है, प्रारंभिक वेग 0 है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसका कितना समय ले रहा था, इसमें ये क्वेश्चन मेंशन कर दिया है, आपको ये चीज मेंशन कर दिया है इसमें कि ये कितना समय ले रहा है। ये बोला जा रहा है कि 0.5 सेकेंड में जमीन पर आप पहुंचती है, यानी कि जब ऊपर से गिरती है तो जमीन पे पहुंचने में उसको कितना समय लगता है मेरे मित्र, ये भी आपको गिवन है। तो आपको दे रखा है कि इसको यहां पहुंचने में, यानी कहने का मतलब यहां पहुंचने में, यानी कहने का मतलब यहां पहुंचने में 0.5 सेकंड ये लेता है। कितना टाइम लेता है, तो 0.5 सेकंड लेता है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है 0.5 सेकंड लेता है, 0.5 सेकंड लेता है। आपसे पूछा गया तो बताइए इस जमीन पे टकराने से पहले, जस्ट टकराने से पहले उसकी गति क्या होगी, यानी कहने का मतलब है यहां पे इसकी गति पूछी जा रही है, आपसे वेग पूछा जा रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन मेरे मित्र जब कभी भी आएगा ना, जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना है कि आपको वन डायमेंशनल जो इक्वेशन आप पढ़ते हैं, v इक्वल टू यू प्लस 83 फॉर्मूला आप जानते हैं। v इक्वल टू क्या होता है मेरे मित्र, तो u प्लस, जब ऊपर नीचे वाला फंडा होगा ना तो एक जगह पे g जानते हैं, एक जगह पे क्या करते हैं g, क्यों, क्योंकि आपको पता है जब ये नीचे गिर रहा होगा तो इसमें क्या आ रहा है, गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है। क्या आता है, गुरुत्वीय त्वरण, वो आपको वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है v इक्वल टू यू प्लस क्या होता है, तो gt होता है। दूसरा फॉर्मूला आपके पास जानते हैं कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस क्या होता है यहाँ पे 2g s हो जाएगा। चूंकि अगर मान लेते हैं ये हाइट कितना है, h है, ये हाइट कितना है, तो s है। उसी तरह से तीसरा फॉर्मूला जो आपका है मान लेते हैं वो क्या कहता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी। ये g इसलिए आ रहा है, ये एक जगह पे g आ रहा है क्योंकि ये कैसा मोशन है, ये ऊर्ध्वाधर मोशन है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी को अगेंस्ट करेगा, यानी कि उसके विरुद्ध में जाएगा, और ऊपर से नीचे जाएगा तो क्या होगा, वो अधीन होगा, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण क्या करेगा, यानी कि गति को सपोर्ट ही करेगा। कहने का मतलब समझिएगा, इसीलिए जी का मान जब नीचे जाएगा तो हमेशा प्लस लेना है, लेकिन अगर अपोज करेगा तो जी का मान को क्या रखना है, नेगेटिव रखना है। तो चलते हैं बात करते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई कार है जिसको जमीन पे आने में कितना समय लगता है, गिर करके 0.5 सेकंड, और उसका वेग, इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग कितना है, 0 है। और आपसे पूछा गया है तो मेरे मित्र यहां से यहां तक जब पहुंचा होगा इतने समय में, तो बताइए इसका वेग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी मेरे मित्र पूछा जाता है तो आपको यहां पे लगाना है फॉर्मूला। आपके पास ये फॉर्मूला गिवन है, फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है, v इक्वल टू, चूंकि आपको देखिए टाइम दे रखा है, जी का मान आपको ऑलरेडी पता है,
और u का मान 0 है तो आप v निकाल सकते हैं। आप डायरेक्ट कहेंगे सर हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस gt होता है। अब चूंकि u का मान प्रारंभिक वेग तो 0 है, प्लस g का मान अगर नहीं दे रखा है तो आप सिंप्लीफाई करने के लिए आप 10 भी मान सकते हैं, क्योंकि दूर दूर आंसर दे रखा है, कोई 10 है, कोई 5 है, कोई 10 है, कोई 5 है, तो इस हिसाब से आप g का मान रखेंगे तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, लेकिन करेक्ट आएगा आपका आंसर। तो अगर हम बात करेंगे g का मान अगर हम यहाँ पे 10 मान लेते हैं और जो समय दे रखा है वो कितना है, तो 0.5 सेकेंड है मेरे मित्र। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपको कट करके ये कितना दे देगा, ये आपको 5 मीटर पर सेकेंड होगा। यानी कहने का मतलब जो वेग होगा जब ये जमीन पर गिरा होगा उस समय जो उसकी वेग होगी गिरने टकराने से जस्ट पहले वो कितना होगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी आंसर दो दो ऑप्शन इसमें करेक्ट दे रखे हैं, दो दो ऑप्शन, एक को आप एलिमिनेट कर दीजिए, कोई भी एक ऑप्शन टिक कीजिएगा, एक ऑप्शन आपका सही होगा, दो ऑप्शन आपका एक ही चीज रखा था, यानी आंसर क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड होगा। इस एक को भूल जाइए, कुछ भी एक टर्म लिखा हुआ था, लेकिन दूसरा आंसर कर देंगे 5 मीटर पर सेकेंड। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, या दो ऑप्शन मैच कर गया तो आप कोई भी मारिए, आपको वो क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए जो आंसर हो गया वो कौन सा हो गया मेरे मित्र, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर हो गया डी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा। आप सी भी बता सकते थे, लेकिन एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, इसको नन मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, नन मान लीजिए। इस ऑप्शन को मैं अपने अनुसार कर देता हूं नन नन, लेकिन आंसर आप क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बस सिखा रहा हूं कि कैसे करना, अप्रोच आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत ही सिंपल होता है, अगर कॉन्सेप्ट पता है ना तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से, और बहुत जल्दी करेंगे तो अपने आप को कॉन्फिडेंट करना है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी बांध से 19.6 मीटर नीचे स्थित टरबाइन लगा हुआ है, और जहां पे बांध है वहीं के इसी के आसपास में आपका क्या होता है, टरबाइन होता है, जो कि बिजली प्राप्त करता है, जिससे आपको बिजली मिलती है। वहां एक टरबाइन, जो कि इजिली वे में उसको पानी मिल जाता है, जहां जहां बांध होगा वहीं पे आपका क्या होगा, टरबाइन लगे होते हैं। तो वही कह रहा है, यदि किसी बांध से 19.6, अगर किसी बांध से 19.6 मीटर नीचे स्थित टरबाइन व्हील पर पानी गिरता है, इसका मतलब है, समझिएगा, और पूछ रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि तो टरबाइन में पानी का वेग ज्ञात करें। समझिएगा, सेम वही फंडा यहां पे अप्लाई करना है, क्वेश्चन जो कहता है उसी के ऊपर चलना है, जैसे कहेगा वैसे करना है। कह रहा है मान लेते हैं कि कोई बांध है, वो इतने हाइट का बांध होगा, यहां पे वह वस्तु है, जो वस्तु क्या हो रहा है, यानी तो पानी जो है कहां से गिर रहा है, यदि किसी बांध से इतना मीटर की ऊंचाई से या नीचे स्थित टरबाइन व्हील पर पानी गिर रहा है, क्या गिर रहा है, इसका मतलब ये पानी है, ये क्या है, पानी है। ये पानी जो है यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, टरबाइन है, मान लेते हैं यहाँ पे टरबाइन है, ये सरफेस पे यहाँ पे एक टरबाइन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, तो टरबाइन है। ये पानी जो है इस सरफेस पे ये गिर रहा है, ये पानी जो है इस सरफेस पे गिर रहा है, जब गिर रहा होगा मेरे मित्र, यहां से जब ये गिर रहा होगा तो उस समय जो इसकी वेलोसिटी होगी, जब गिरने की जब यहां से स्टार्ट हुआ होगा तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा, शून्य होगा। अब क्या रहा, किसी बांध से 19.6 मीटर नीचे स्थित टरबाइन व्हील पर पानी गिरता है, तो टरबाइन में पानी का वेग क्या होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ टरबाइन है, यहाँ पे आपका टरबाइन है, ये टरबाइन है, ये तो पानी था, यहाँ पे क्या है आपका, ये टरबाइन है, ये आपको टरबाइन दे रखा है। पूछा रहा है कि जब ये टरबाइन पे आता है तो इस समय इसका वेग क्या होगा, इस समय इसका वेग क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा मेरे मित्र तो आपको क्या करना है, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है कि जब ये बांध है, इस जमीन से टरबाइन से जो उसकी ऊंचाई है वो आपको दे रखा है कितना, 19.6 मीटर दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब कभी भी आएंगे ना कि जीरो वेग से वो नीचे हिट कर रहा है टरबाइन पे या नीचे आ रहा है, उस समय उसका वेग कितना होगा, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या, अंडर रूट क्या होगा मेरे मित्र, यहां पे 2g इंटू क्या करेंगे, h रखेंगे, जो वेग होगा इसका टकराने का वो होगा अंडर रूट 2gh होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे
कि उसका वेग प्रारंभिक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। अगर इसको फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे फिर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास जो फॉर्मूला होता है क्या कहता है कि v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है मेरे मित्र, u स्क्वायर प्लस क्या होता है, तो 2g इंटू एच होता है। अब u का मान यहां पे 0 है और आपको सारा चीज दे रखा है, आपको v निकालना है। तो अगर यहां से v निकालेंगे तो क्या वही फॉर्मूला निकल करके आया क्या, 2 इंटू जी इंटू एच का अंडर रूट आया क्या, सेम वही फॉर्मूला। अगर कोई वस्तु प्रारंभिक वेग जिसका शून्य होगा वो जमीन पे जब गिरता है और जमीन पे टकराने से पहले हमेशा उसका वेग अंडर रूट 2gh होगा। अंडर रूट 2g, कुछ नहीं सोचना, आंसर करना है। तो अंडर रूट 2gh आप इस फॉर्मूला में अगर पुट करेंगे ना वैल्यू, तो आपके राइट आंसर आ जाएंगे। यानी कि 2 का मान ये है, आपको देखिए इसमें g का मान कह रहा है कि इतना ही लेना है, तो उतने लेकर के चलना है जितना बोल रहा है, यानी कि 9.8। और इसके आगे आपको मेंशन, यानी कि हाइट आपको दे रखा है कितना, तो 19.6। 19.6 जब आप इसको सॉल्व करेंगे मेरे मित्र, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपके आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपके राइट आंसर आ जाएंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको बी ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा, यानी कि आपका जो वेग मिलेगा इसका 9.6 या 19.6 मीटर पर सेकेंड ही होगा। 19.6 मीटर पर सेकेंड ही, इतना ही आएगा जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अप्रोच पता होना चाहिए। ये अप्रोच अगर पता है कि क्या फॉर्मूला लगाना है, तुरंत आ जाएगा आंसर। कितने लोग इसको लिखने के चक्कर में जाएंगे, कितने लोग देखेंगे ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर से यानी कि इसका प्रारंभिक वेग 0 है, जमीन पे टकराने से पहले पूछ रहा है, टरबाइन पे टकराने जब टकरा रहा है उसमें का वेग पूछ रहा है, तो अंडर रूट 2gh तुरंत मारेंगे तो आंसर तुरंत आ जाएगा। एक ही स्टेप में फॉर्मूला लिखेंगे, आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन करके उसका आंसर तुरंत बता देंगे। तो ऐसे सॉल्व करना है। तो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। आपका अगला क्वेश्चन जो है, ये 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। आपके सामने आपके स्क्रीन पे है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर करिए। ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है मेरे मित्र, यानी कि आपके चैप्टर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको समझिएगा बहुत सिंपल, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिंपल वे में बताऊंगा और इतने अच्छे से बताऊंगा कि आप ये मान लो कि एक बार इस क्वेश्चन को अगर बना लो ना, तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ये बात आपको ध्यान में हमेशा लेकर के चलना है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन को पहले बारीकी से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, यदि किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड से सीधा ऊपर फेंका जाए। कोई पिंड है, कोई क्या है मेरे मित्र, पिंड है, उसको 20 मीटर पर सेकंड से, यानी कि आपको वेग दे रखा है इतने वेग से, यानी कि इसका प्रारंभिक वेग दे रखा है, प्रारंभिक वेग 20 मीटर पर सेकंड से सीधा ऊपर फेंका जाए, तो उच्चतम बिंदु, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जैसे बोलेगा उच्चतम बिंदु, जब उच्चतम बिंदु पर पहुंचने से ठीक 1 सेकंड पहले पिंड का वेग क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया। कहने का मतलब 20 मीटर पर सेकंड से किसी चीज को फेंके, जब वह अपने उच्चतम महत्तम ऊंचाई पे जाएगा, उससे 1 सेकंड पहले उस वस्तु का वेग क्या होगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं और सिंपल वे में आपसे सॉल्व होने चाहिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं और मैं फिर बताता हूं इस क्वेश्चन को। इसको मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल कर देता हूं और मैं यहां पे डायग्राम के जरिए आपको सिखाता हूं क्या कह रहा है। समझिए क्वेश्चन का कहना क्या है। क्वेश्चन मेरे मित्र क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्वेश्चन जो था आपका वो सिंपल क्या कह रहा था। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था यहां पे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने था, यदि किसी पिंड को 20 मीटर पर सेकंड से सीधा ऊपर फेंका जाता है अपने महत्तम ऊंचाई से 1 सेकंड पहले, उसका वेग क्या होगा। ये क्वेश्चन था। चलिए अब सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन को समझ गए हम लोग। अब क्वेश्चन का फंडा यहां पे यूज कर लेते हैं। ये कहना क्या चाह रहा था और हमको करना क्या। कोई वस्तु है, मान लेते हैं कि वो वस्तु ये है और ये जमीन पे था, ये जमीन पे था और इसको बोला कि सीधे ऊपर फेंका गया। तो वो बोल दिया है कि जो फेंकना है तो उसका वेग निर्धारित कर दिया कितना, तो 20 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि उसको फेंकना है कितने स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से फेंकना है। और ये भी बोल दिया है कि ये वस्तु जब अपने उच्चतम ऊंचाई पे होगा
तो उससे 1 सेकंड पहले उसका वेग क्या होगा। तो जब आप किसी चीज को फेंकते हैं तो धीरे धीरे उसका वेग क्या होता है मेरे मित्र, तो घटता है। तो आप कहेंगे कि जैसे जैसे सर यहां से लेकर के, मान लेते हैं कि हम इस तरह से डायग्राम बनाते हैं, मान लेते हैं कि वस्तु जब यहां पे पहुंचा होगा तो वो अपने मैक्सिमम ऊंचाई पे होगा। उस समय जो होगा, ये यहां से लेकर के क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपने हाइट को जो है मैक्सिमम हाइट यानी कि महत्तम ऊंचाई पे वो चला गया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है आपका कि उससे 1 सेकंड पहले, तो मान लेते हैं कि ये टाइम यहां से लेकर के यहां तक जो टाइम आपका ये ले रहा है, ये कितना ले रहा है मेरे मित्र, तो कहेंगे आप 1 सेकंड का टाइम ले रहा है। यानी एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड के वेग से जब फेंका गया तो ये अपने महत्तम ऊंचाई पर गया, एचमैक्स पे पहुंचा, उससे 1 सेकंड पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए मेरे भाई कि जब वस्तु यहां पे होगा, इस स्थिति में जब ये ऊपर जा रहा होगा, तो बताओ मेरे मित्र यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमको क्या पूछ रहा है, हमको ये वेग पूछ रहा है, 1 सेकंड पहले वाला वेग पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे ना मेरे मित्र, तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना, आंसर तुरंत आ जाएंगे। क्या करना है आपको समझिएगा, यहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे ना, तो आपको करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, मैं वो बताने जा रहा हूं आपको। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने क्या करना है, आपको इसके नीचे जो भी चीजें दी हुई है ना, इन सब को क्या करना है मेरे मित्र, तो इन सब को भूल जाना है। यानी कि इन सब को क्या करना है, भूल जाना है। यानी कि इन सब, ये जो दिया हुआ है, ये जो आपको दे रखा है, इतना सारा जो इंफॉर्मेशन था मेरे मित्र, ये आपके काम का नहीं होगा। इसको क्या करना है, आपको भूल जाना है। इसको क्या करना है, तो पूरा का पूरा भूल जाना है। हमको किससे मतलब रखना है, हमको इन दोनों से मतलब रखना, इन्हीं दोनों के बीच में जो इंफॉर्मेशन है उससे मतलब रखना है। तो हमारे पास अब जो है, इस स्थिति में जब हम लोग देखेंगे तो ये v1 जो होगा उसका प्रारंभिक वेग बन जाएगा, और ये जब उच्चतम बिंदु पर मेरे मित्र गया होगा, जब ये उच्चतम हाइट पे गया होगा, अपने मैक्सिमम ऊंचाई पे गया होगा, तो इस समय तो इसका वेग 0 हो गया होगा, और उससे 1 सेकंड पहले कुछ ना कुछ वेग होगा। ये वेग आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब इन दोनों में क्या करेंगे, रिलेशन में हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, और वहां से हम ये क्या करेंगे, यानी कि इस वेग को निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है ऊपर जाने का, क्या फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है v इक्वल टू क्या होता है मेरे, जब ऊपर जा रहा है तो u माइनस जीटी लेना है, और जब नीचे आता है तो प्लस जीटी, जब ऊपर जाता है तो क्या लेना है, माइनस जीटी लेना है। कहने का मतलब समझिएगा, ये फाइनल वेग है, ये इनिशियल वेग है फॉर्मूला का, ये अंतिम वेग होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है। तो इस क्वेश्चन के, चूंकि इसको तो भूल गए, इसके ऊपर देखें इसका प्रारंभिक वेग कौन सा है, तो v1 है। यानी कहने का मतलब जो प्रारंभिक वेग है वो कितना है, v1 है, और जो अंतिम वेग इस वस्तु का हुआ होगा, जब महत्तम ऊंचाई पे गया तो उसमें वेग क्या हो गया होगा, तो 0 हो गया होगा, माइनस, और g का मान लेते हैं कि कितना है, तो 9.8 है, और आपको कितना समय यहां पे 1 सेकंड पहले बोला गया, यानी कहने का मतलब उच्चतम बिंदु पहुंचने से 1 सेकंड पहले, यह समय भी आपको दे रखा है। तो आप 1 सेकंड को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आपका v1 निकल करके आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड, 9.8 मीटर पर सेकंड। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बहुत ही बेहद क्वेश्चन था आपका, बहुत ही खूबसूरत। बस इसमें एक ही ट्रिक याद रखना है कि इसको भूल जाना है। इसको क्या करना है, भूल जाना है। जब भी 1 सेकंड पहले, 2 सेकंड, 5 सेकंड पहले पूछेगा, इसको क्या करना है, नीचे वाले को भूल जाना। इसी को हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे और यहां से सॉल्व करेंगे, इजी वे में आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कितना निकल कर गया, 9.8 मीटर पर सेकंड निकल करके आया। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट है, कौन सा ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। आते हैं क्वेश्चन से ऊपर बात करते हैं। देखिए यहाँ पे दे रखा है, आपको 0 तो होगा नहीं मेरे मित्र, ये 0 भी आपको इस तरह से दे रखा है, 0 तो होगा नहीं। हमारा आंसर कितना निकल करके आया, हमारा आंसर जो निकल करके आ गया है, सी ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट होगा, यानी कि 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड होगा। सी ऑप्शन करेक्ट होंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं, और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए बने रहिए, और आप इस चीज को समझिए कि आपके लिए कितना यूजफुल होने वाला है। ये जो आपका टेस्ट होगा ना मेरे मित्र, मैं आपको सिखा दूंगा, जिसको नहीं आता है ना, न्यूमेरिकल बनाने के लिए मैं सिखा दूंगा। और खास करके जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको इसका बेनिफिट दिखेगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपको सॉल्व करना है। कहता है कि एक पत्थर किसी टावर से गिराया गया, यदि आधी ऊंचाई पर इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। टावर के ऊंचाई से जब इस वस्तु को गिराया गया
तो जब वो आधे डिस्टेंस पर गया होगा तो उसका वेग दे रखा है आपको इतना है, तो बताइए वो हाइट कितना होगा, वो ऊंचाई कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। जब वो आधे दूरी पर उसका वेग पता है, ये ऊंचाई आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे बोल रहा है ना वैसे डायग्राम बनाएंगे, सिंपल, कुछ नहीं, फंडा है इसका सॉल्व करने का। जब भी आप सॉल्व करते हैं ना मेरे मित्र, तो हमेशा दिमाग तो चलाना ही चलाना है। आपसे चूंकि ऊंचाई पूछा तो सब मीटर में है, तो यहां दिमाग आपका वो काम नहीं करेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना पड़ेगा तो आप सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद दिमाग में लेकर के उसको डायग्राम बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहां पे समझिए। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को दिखा देता हूं आपके सामने। एक पत्थर किसी टावर से गिराया गया, यह आधी ऊंचाई पर इसका वेग इतना है, तो बताइए टावर की ऊंचाई क्या होगी। अब समझिएगा, मान लेते हैं कि आपके सामने एक टावर है, एक टावर की कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी, ये जमीन है, एक रेफरेंस मान लेते हैं, वहां से ऊंचाई इसका कंसीडर करेंगे। ये मान लेते हैं कि ये टावर की क्या है, ऊंचाई है। ये टावर का क्या है, तो ऊंचाई है। यहां पे मान लेते हैं यहां से किसी वस्तु को गिराया गया, टावर से क्या किया है, तो गिराया गया। तो ये बोल दे जब टावर से गिराया गया होगा तो उस समय इसका वेग क्या है मेरे मित्र, तो 0 है। आपको बोल रहा है कि जब ये वस्तु आधा डिस्टेंस पे पहुंचता है ना, इसका मान लेते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये हम ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, वो कितना है, तो h ऊंचाई तक है। ये टावर का ऊंचाई h है। यहां से किसी वस्तु को जब गिराया गया है अपनी आधे दूरी पे, कहने का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो दूरी होगा वो कितना होगा, तो h/2। अगर ये h है, यहां से यहां आधा दूरी कितना होगा, तो h/2 होगा। अब इसमें आपको ये मेंशन कर दिया है कि वस्तु को गिराया गया वहां से, तो इनिशियल वेग, प्रारंभिक वेग उसका क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन का प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। अब इसमें आपको एक चीज और दे रखा है कि यहां पे जब पहुंचा ना, जब ये आधा दूरी पे पहुंचा ये वस्तु, तो इसका वेग आपको दे रखा है। इसका वेग कितना दे रखा है वो ध्यान में रखेंगे। ये वेग आपको यहां का दे रखा है कितना, तो ये दे रखा है आपको 20 मीटर पर सेकंड। कितना दे रखा है, 20 मीटर पर सेकंड दे रखा है। अब देखिए यू दे रखा है आपको, यहां पे इसका वेग दे रखा है, ये ऊंचाई दे रखा है। आप फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, समय तो दे नहीं रखा है, समय नहीं दे रखा, तो हमारे पास और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उसी को यूज कर लेंगे। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है मेरे मित्र, क्या कहता है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर। वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर, नीचे जा रहा है तो प्लस लेंगे, +2g इंटू क्या रखेंगे, 2g इंटू एच होगा। ये फॉर्मूला आपके पास है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन हम लोगों को इसी से मतलब रखना, चूंकि यहाँ का इंफॉर्मेशन गिवन है, यहाँ का इंफॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ 10 मीटर पर सेकंड इसका वेग है फाइनल। ये इनिशियल हो गया, ये प्रारंभिक हो गया, अंतिम हो गया, ये ऊंचाई दे रखा है, तो हम कहेंगे ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला जो अब हम यूज करेंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, u का मान कितना होगा मेरे मित्र, यहां से कहेंगे तो u का इनिशियल वेग 0 हो जाएगा। फाइनल वेग ये दे रखा है आपको, यहाँ का कितना दे रखा है, तो ये आपको 10 दे रखा है। इसका मतलब 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। प्लस 2 दे रखा है, और g का मान इस क्वेश्चन में 10 बोल दिया था, लेने के लिए आपको 10 लेना है। और ये हाइट कितना है, यहां से यहां h नहीं रखना है, ये हाइट कितना है, तो h/2 दे रखा है, ये h/2 दे रखा है। आपको हाइट यहां से अगर h निकल जाएगा तो पूरा हाइट आपसे पूछा गया कितना होगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे मेरे, तो ये 2 से 2 चला जाएगा, ये 2 से 2 अगर चला गया तो हमारे पास जो होगा वो h का, यानी कि 100 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 अपॉन में 10 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि ये 10 मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है ये जो h आया है, ये कौन सा h है, ये h जो है ये टावर की ऊंचाई है। यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, तो आंसर करेंगे 10 मीटर, यानी कि बी ऑप्शंस करेक्ट होंगे। तो अप्रोच सही होना चाहिए, आंसर आना तय है, नहीं आने का सवाल ही नहीं बनता है। कॉन्सेप्ट नहीं है, अप्रोच नहीं पता है कैसे करना है, तो फंसते चले जाएंगे, आप ले ही नहीं सकते हैं अटेम्प्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र क्या करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको यहां से दिख रहा होगा। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर क्या कहता है। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल बोला है ओकरो ध्यान देना है, कौन सा अम्ल है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में बात किया जा रहा है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला आप जानते हैं मेरे मित्र क्या होता है, H2SO4 होता है। ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है। 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होते हैं, आप जानते हैं मोल का फॉर्मूला 2-3 फॉर्मूला होता है, सब पे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में। जो फॉर्मूला इसमें यूज होगा उसको मैं यही करवाऊंगा, लेकिन जब क्लास आपके, जब आप कंटिन्यू यहाँ पे टेस्ट देंगे ना, तो सारे फॉर्मूले पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, एक्यूमुलेशन आपका बढ़ता चला जाएगा। और आपको बने रहना है, सिलेक्शन लेना है मेरे मित्र, तो आपको मेहनत करना है।
सब कुछ छोड़ दीजिए, मेहनत करके नौकरी ले लीजिए इस बार, नहीं तो फिर 5 साल पता नहीं क्या होने वाला है। तो इस बार काम कीजिए अच्छे से, एक एक नंबर के लिए आपको मेहनत करना है। कह रहा है क्वेश्चन 25 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने मोल होंगे, यानी कि 25 ग्राम मास दे रखा है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मास दे रखा है कितना, आपको द्रव्यमान दे रखा है कितना, सल्फ्यूरिक अम्ल का मास दे रखा है 25 ग्राम। आपको बोला गया कि सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो बताइए आप फॉर्मूला जानते हैं, मोल का फॉर्मूला जानते हैं, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास, यानी कि ऊपर में आपका द्रव्यमान होगा, नीचे में जो दिया हुआ है उसका द्रव्यमान संख्या यूज करेंगे, यानी कि ऊपर में क्या होगा मेरे मित्र, उसका द्रव्यमान यूज करेंगे, और नीचे में क्या यूज करेंगे, तो उसी का द्रव्यमान संख्या यूज करेंगे, द्रव्यमान अपॉन में द्रव्यमान संख्या। ये भी आपका ग्राम में होगा, ये भी आपका किस में होगा, तो ग्राम में होगा। ये फॉर्मूला आपके सामने, और इंग्लिश में बोलते हैं मोल बराबर क्या होता है, मास अपॉन में मोलर। ये आपका द्रव्यमान संख्या है, ये आपका द्रव्यमान संख्या है। इंग्लिश में बोलते हैं आपका जो होता है मोल जो होता है वो आपका क्या होता है, मास अपॉन में मोलर मास होता है तो मास ही है, इसीलिए मोलर मास या मास दोनों क्या है, मास ही है, यानी कहने मतलब उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम में, ऊपर नीचे ग्राम ही होगा, इसका मतलब मोल का कोई यूनिट यहाँ पे नहीं होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे मास कितना दे रखा है, तो 25 ग्राम। अब H2SO4 है, अगर इसका द्रव्यमान संख्या देखेंगे तो आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कहेंगे सर हाइड्रोजन 2 है तो ये 2 हो गया, ये सल्फर है तो सल्फर का कितना हो जाएगा मेरे मित्र, यानी कि 16 दूना 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 चौके 64 हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करके बताएंगे ना, 4 2 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कि 98 होगा। तो यहां से आपको मास निकला, यहां से यानी कि द्रव्यमान निकला, और यहां से क्या निकल गया आपको, यहां से आपका द्रव्यमान संख्या निकल गया। क्या निकल गया, द्रव्यमान संख्या कितना निकला, तो 98 निकला। अब आपके पास फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां से फॉर्मूला जो कहता है मोल को जनरली किससे दिखाते हो, तो एन से दिखाते हैं। एन बराबर क्या कहेंगे, मास अपॉन में क्या होता है, तो मोलर मास होता है। मास अपॉन में क्या होता है, यानी कि मोलर मास होता है। द्रव्यमान संख्या मोलर मास, यानी मोलिकुलर वेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मास कितना है यहाँ पे, तो 25 है। द्रव्यमान संख्या कितना दे रखा है आपको, 98 दे रखा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना मेरे मित्र, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे, और आंसर कितने आएंगे तो मैं वो लिख देता हूं, 0.255 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका कोई यूनिट नहीं होगा मोल का, क्योंकि ऊपर ग्राम नीचे ग्राम कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगा मोल का, कोई यूनिट नहीं होगा। तो आंसर करेंगे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो जितने तरह के मोल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, सारे फॉर्मूले एक जगह करवा करके सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन का आपको एक्युमुलेशन में दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कि क्या होता है न्यूमेरिकल। आपको कभी डर नहीं लगेगा, लाइफ में कभी डरना ही नहीं है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे मित्र। तो चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने सामने है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका ग्रुप डी का क्वेश्चन आया हुआ। ग्रुप डी का क्वेश्चन क्या कहता है, 7वां नंबर क्वेश्चन, 30 ग्राम कार्बन को हवा में जलाने पर कितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन को जब आप ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करवाएंगे तो वो CO2 बन जाता है। जब वो अच्छे से जल जाता है, पूरा कंबसन होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बढ़िया से नहीं जलेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर देता है, और वो हमारे लिए क्या होता है, जहरीला होता है, यानी कि हमारा पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूटेंट्स का काम करता है, और हमारे लिए वो जहरीला होता है। तो कह रहा है कि 30 ग्राम कार्बन को जलाने के लिए हवा में जब जलाएंगे तो बताइए कार्बन डाइऑक्साइड वो फॉर्म करता है, तो वो कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फॉर्म करेगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो सिंपल यहां से हम जानते हैं, हमारे पास जो एक रिलेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो रिएक्शन होता है, आप जानते हैं कार्बन को, यहां से कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जब आप प्रतिक्रिया करवाते हैं तो ये जल करके क्या देता है मेरे मित्र, तो आप कहेंगे सर CO2 देता है, बिल्कुल देता है। अब चूंकि ग्राम में हमको करना है तो हम जानते हैं यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, कार्बन को हम लोग को देखना है किसमें, मॉलिक्यूलर वेट में देखना है। मॉलिक्यूलर वेट का नहीं मतलब द्रव्यमान में देखना, द्रव्यमान संख्या में देखना है। तो बताइए इसका द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो कहेंगे 12 होगा। ये किसमें है, तो ग्राम में होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, तो कहेंगे ऑक्सीजन का 16 16 दूनी 32, यानी कितना ग्राम हो जाएगा, तो ये 32 ग्राम हो जाएगा, ये 32 ग्राम है। उसी तरह से कितना, जब ये दोनों मिक्स होता है, जब दोनों जलता है तो कितना फॉर्म करता है, तो इनके मॉलिक्यूलर वेट को कैलकुलेट करेंगे। कार्बन का कितना होगा मेरे मित्र, यानी कि 12 होगा। ऑक्सीजन का कितना होगा, दुगुना है, इसका मतलब ये 32 हो जाएगा। दोनों को जब आप जोड़ेंगे ना मेरे मित्र, तो ये कितना आ जाएगा, 44 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 44 ग्राम आ जाएगा। कहने का मतलब है जब 12 ग्राम कार्बन को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में,
तो कितना ग्राम जो है CO2 देता है? 44 देता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ मेरे भाई, जब 30 ग्राम कार्बन को जलाएंगे तो कितना CO2 प्रदान करेगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो कुछ नहीं करना है, आप जो यूनिटरी मेथड यूज करते हैं उसी को तो अप्लाई कर लेना है यहाँ पे, और क्वेश्चन आपका सिंपल हो जाएगा। तो चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीन को स्क्रॉल करके मैं थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करूंगा। तो ये आपके लिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। तो कह रहा है कि 12 ग्राम में, समझिएगा कार्बन और कार्बन इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 12 ग्राम को जब जलाए, 12 ग्राम को जब जलाए तो ये कितना दिया हमको? तो 44 ग्राम दिया। जब हम 1 ग्राम मेरे मित्र जब जलाएंगे तो ये कितना देगा? तो कहेंगे 44/12 देगा। और अगर ये 30 ग्राम अगर हम जला देंगे कार्बन, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, तो ये कितना देगा? तो आप कहेंगे 44/12 गुना क्या हो जाएगा? तो 30 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आप यहां से काटेंगे तो कितने बेर में कटेगा? यानी कि 6 दूनी ये 12 हो जाएगा, 6 पंचे ये 30 हो जाएगा, और 2 से अगर इसको काटते हैं आप मेरे मित्र तो ये कितना कट करके हो जाएगा? 2 से ये कितना हो जाएगा? यानी कि 22 हो जाएगा। और 22 गुना 5 कितना होता है? तो ये 110 होता है। 110 क्या निकल करके आया? 110 ग्राम आपका CO2, यानी कि ये इतना निकल करके आ जाएगा, इतना कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो आंसर आपके बी ऑप्शंस करेक्ट दिख रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के अगर आंसर करेंगे ना तो कभी दिक्कत नहीं होगी। आपके अंदर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर पूरा जल गया तो CO2 बना, पूरा नहीं जला तो क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म कर देता है, जो हमारे लिए बहुत ही जहरीला गैस होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे मित्र क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है ये क्वेश्चन? आपका 8वां नंबर क्वेश्चन होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये रहा आपके सामने आपके स्क्रीन पे 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अगर पानी का घनत्व तो इतना है 10⁻³ kg पर, ये 10⁻³ दे रखा है, 10⁻³ के बारे में बात कर रहा है, 1000 kg पर मीटर क्यूब है। और तांबे का घनत्व आपको दे रखा है कितना? तो 8.9 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर। ये किसका है? ये तांबा का घनत्व। किसका घनत्व है? ये तांबा का घनत्व है। ये किसका घनत्व है? तो ये पानी का घनत्व होता है, इतना होता है। तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व आपसे पूछा गया है। तो सापेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, देखिए नाम से पता, सापेक्षिक घनत्व कहने का मतलब क्या? रिलेटिव डेंसिटी कहने का मतलब कि एक डेंसिटी का रिलेशन स्टैंडर्ड डेंसिटी के रिलेशन में क्या दे रहा है, ये क्वेश्चन समझिएगा। सापेक्षिक घनत्व का मतलब होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब, कहने का मतलब है स्टैंडर्ड जो रिलेटिव डेंसिटी होता है पानी लिक्विड के लिए, द्रव पदार्थ के लिए, उसके रिस्पेक्ट में उस वस्तु का घनत्व कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो समझिएगा, अगर हम किसी का सापेक्षिक घनत्व निकालते हैं तो उसको हम एस से लिखते हैं। और सापेक्षिक घनत्व कहने का मतलब है जिस वस्तु का आपको क्या चाहिए, घनत्व चाहिए, उसको ऊपर रखेंगे, उसको ऊपर रखेंगे और नीचे में क्या करेंगे? किसके कंपैरिजन में? स्टैंडर्ड जो होता है लिक्विड, स्टैंडर्ड लिक्विड क्या मान के चलते हैं? पानी मेरे मित्र। यानी कि यहां पे जो घनत्व लेंगे वो किसका लेंगे? तो H2O का लेंगे। ये एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। और ये इसकी वैल्यू एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी होती है, आपको ये भी ध्यान में रखना। ये तो फॉर्मूला है आपका सापेक्षिक घनत्व का, ये क्या होता है? तो फॉर्मूला होता है। और आप जान लीजिए H2O का आपको एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वैल्यू होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू होता है, वो कितना होता है? तो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। हमेशा जब भी लिक्विड के बारे में बात होगा ना, जब भी द्रव पदार्थ के बारे में बात होगा, तो हमेशा ये ध्यान में रखना है कि नीचे जो यूज करेंगे ना वो 1000 लेके चलेंगे। अगर लिक्विड है, अगर द्रव है, तो नीचे हमेशा 1000 ही रखेंगे। तो ये कभी दे देगा, ये पूछ लेगा, कभी ये दे देगा, कभी ये पूछ लेगा। एस क्या यहाँ पे? सापेक्षिक घन। एस क्या यहाँ पे? सापेक्षिक घनत्व है। तो सापेक्षिक घनत्व मतलब रिलेटिव डेंसिटी। तो ये रिलेशन खोज रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेशन खोज रहा है। ये स्टैंडर्ड है, इसके रिस्पेक्ट में इसका रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है। तो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? आपसे बोला गया है कि सापेक्षिक घनत्व आपसे पूछा है, आपसे ये पूछा गया, आपको वस्तु का तांबा का ये दे रखा है, आपको पानी का ये दे रखा है, निकाल सकते हैं। कभी कभी पानी का नहीं भी देगा तो आपको ध्यान में रखना है कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहां से डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यानी आपसे एस पूछा गया है मेरे मित्र, तो बताइए तांबा का कितना दे रखा है? तो तांबे का सापेक्षिक घनत्व पूछ रहा है, यानी कि आपको ये तांबा का घनत्व दे रखा है कितना? 8.9 kg पर मीटर क्यूब, यानी कि 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ये आपको दे रखा है, इतना kg पर मीटर क्यूब दे रखा है।
नीचे में स्टैंडर्ड जो होगा उससे डिवाइड करेंगे, नहीं 1000 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? तो 1000 केजी पर मीटर क्यू से क्या करेंगे मेरे मित्र? तो डिवाइड। ये यूनिट चला जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 1000 से 1000 चला जाएगा, यानी कहने मतलब कितना हो जाएगा? तो 8.9 हो जाएगा। क्या? तो ये सापेक्षिक घनत्व का वैल्यू हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा मेरे मित्र? यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट होंगे। डी ऑप्शंस क्या होंगे इस क्वेश्चन के? राइट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है वो चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिंपल क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स जो है CaOH हॉल 2, इसको हम लोग बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। इसके अणु में कितने परमाणु है? ये एक अणु है, इसमें कितने परमाणु मौजूद हैं? तो कुछ नहीं करना है, समझिएगा। इसके एक अणु में, ये जो एक अणु दे रखा है इसमें कितने परमाणु मौजूद हैं? तो CaOH हॉल 2 अगर लगा हुआ है, इसका मतलब कहेंगे सर यहाँ पे कैल्शियम कितना है? तो कहिएगा कैल्शियम सर 1 है। ऑक्सीजन कितना है? तो यहां 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीजन क्या गो है? 2 गो है, तो ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन क्या गो है? तो कहेंगे 2 ठो हाइड्रोजन भी है सर, यानी कहने का मतलब ये 2 हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गया? तो आप कहेंगे सर 5 हो गया। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसके एक अणु में कितने परमाणु पाए गए? यानी कि 5 पाए गए। यानी कि ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन कर। कितने बहुए वाला क्वेश्चन आपसे पूछा, लेकिन अगर किसी को पता नहीं हो, प्रैक्टिस नहीं हुआ, तो वो भी दिक्कत हो जाएगा बनाने में। तो ऐसे सोच करके कोई भी अगर आपको यौगिक दे रखा है तो उसके अणु से परमाणु आप बता सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, आपके स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, आपको दे रखा है अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का परसेंटेज आपको बताना है। आपको फॉर्मूला दे रखा है ये, इसमें क्या पूछ रहा है? तो आपको अमोनिया का परसेंटेज पूछ रहा है। किसका परसेंटेज? सॉरी, नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ रहा है। तो जो चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको? रिलेशन में दे रखा है NH4NO3 आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे नाइट्रोजन का परसेंटेज। तो जैसे भी कोई भी आपको अगर केमिकल फॉर्मूला गिवन होता है, कोई भी आपको अगर इस तरह से केमिकल फॉर्मूला गिवन होता है, तो क्या करना है? जो पूछ रहा है ना उसका परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले उसके द्रव्यमान संख्या को ऊपर रखना है। तो बताइए इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज, नाइट्रोजन 2 जगह, यहाँ पे नाइट्रोजन कितने जगह है? तो 2 जगह, यानी कि N2 के बारे में बात कर रहा है। तो हम नाइट्रोजन का क्या कैलकुलेट करेंगे? तो नाइट्रोजन का हम परसेंटेज जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 नाइट्रोजन है तो N2 हो गया, यानी कि एक का द्रव्यमान संख्या 14, दूसरे का द्रव्यमान संख्या कितना? 14, यानी कि 14 14 मिलकर के कितना हो जाएगा मेरे मित्र? तो हम कहेंगे 28 हो जाएगा। बिल्कुल 28 हो जाएगा। ये तो ऊपर चला गया। जिसका परसेंटेज पूछेगा उस सबको उसका सारा द्रव्यमान संख्या जोड़ करके ऊपर रख देंगे। अब बाद बाकी टोटल से डिवाइड कर देंगे और गुना 100 कर देंगे, तो वो परसेंटेज में आ जाएगा। कहने का मतलब समझिएगा। तो आपके पास अब क्या करना है? टोटल का निकालना है। तो टोटल का कितना होगा? तो आप जान चुके हैं कि ये 14 हो गया, और हाइड्रोजन का यहाँ 4 गो है तो ये 4 हो गया। इस तरह से अगर नाइट्रोजन है फिर यहाँ पे तो 14 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का कितना जानते हैं? 16 द्रव्यमान संख्या होता है, 3 से गुना कर दीजिए तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरे मित्र? तो यानी कि 48 होगा। जब आप इसको ऐड करेंगे ना तो ये वैल्यू कितना देगा? यानी कहने का मतलब है 48, और आपका हो जाएगा यानी कि 32 हो जाएगा। ये 14 दूनी 28 4 32 हो जाएगा, यानी कि 8 2 10 हो गया, 4 3 7, 8 2 10 हो गया, और 4 3 7 1 क्या हो जाएगा? यानी कि 8 हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है नीचे आ जाएगा 80, और इसको किससे परसेंटेज में निकालने? तो 100 से गुना कर दीजिए ना, तो आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 28 बटा कितना? तो 80 गुना क्या करेंगे? 100, यानी कि ये जो कुछ भी आएगा परसेंटेज में आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हम कहेंगे 20 पंचे 100 होता है, 20 चौके क्या होता है? 80 होता है, और 4 सतह क्या होता है मेरे मित्र? 28 होता है, और 7 गुना 5 कितना होता है? तो 35 होता है। यानी कितना परसेंट आ गया? 35%। ए ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होते हैं मेरे मित्र। दिमाग से तेज रखना है। सारा कंटिन्यू अगर चैप्टर करते हैं ना तो इसका फायदा आपको इतना दिखेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। हमको लगता है कि कंप्लीट हो गया होगा ये सारा, आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। तो आपका न्यूमेरिकल का जो बैच है मैं फिर से बता देता हूं, 20 दिसंबर से आपका ऐप पे आपको मिल रहा, अभी से ऐप पे है आपका, आप परचेज करके 20 दिसंबर से एक इफेक्टिव डिस्कशन का आप फायदा ले सकते हैं। घर बैठे जो लोग नहीं है पटना सेंटर पे, आप आकर के टेस्ट नहीं दे सकते हैं तो अपने घर पे भी आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं। एक से एक क्वेश्चन आपको दिखेंगे, सारे चैप्टर वाइज करवाएंगे आपको, फॉर्मूला बेस्ड हो, कंसेप्चुअल बेस्ड हो, सब के सब करवाए जाएंगे। पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री। कहने का मतलब है कि वो भी मात्र मात्र और मात्र 50 रुपए, यानी कि फीस आपके लिए यहां कोई मैटर नहीं कर रहा है, ज्ञान मैटर कर रहा है। तो ज्ञान को लेना है मेरे मित्र और एग्जाम को क्रैक करना है।
तो ये था आपका न्यूमेरिकल बैच है, 20 दिसंबर से आपका मंडे से स्टार्ट है, यानी कि 4 से 5 PM में आपका टेस्ट का डिस्कशन आपको मिल जाएगा ऐप पे। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई ऑफलाइन देना चाहते हैं तो ऑफलाइन आकर के सेंटर पे 3:45 में आपका टेस्ट स्टार्ट होगा, आप आकर के टेस्ट दे सकते हैं और साथ ही साथ आप डिस्कशन का भी फायदा ले सकते हैं। ये मंडे टू फ्राइडे चलेगा। ये कब से कब चलेगा? ये 20 दिसंबर से जो स्टार्ट होगा, ये आपका डिस्कशन जो स्टार्ट होगा, ये डिस्कशन का टाइमिंग है 4 PM से जो होगा वो आपका कहां तक होगा? 4 PM से ये आपका 4 PM से 5 PM होगा। कहां से कहां तक होगा? 4 से 5। लेकिन ये क्या है आपका? तो ये डिस्कशन होगा। ये आपका डिस्कशन का टाइम है। ये किसका टाइम है? तो डिस्कशन का टाइम है। उससे पहले आपको 4 बजे से पहले आकर के टेस्ट देना है, फिर डिस्कशन में आपको भाग लेना है। तो आप क्या सोचे, आप क्या सीखे, आपको फायदा पता चल जाएगा। ठीक है, और हमेशा अपने आप को इंप्रूव करते चले जाना। एग्जाम तो अपने आप निकल जाएगा मेरे मित्र। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका कंप्लीट न्यूमेरिकल का क्वेश्चन करवाया जाएगा और वो भी मेरे द्वारा ही। कोई दिक्कत नहीं है, आप आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास के लिए मेरे मित्र जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं ना, मैं उनका दर्द समझता हूं। इसलिए जो दर्द है ना, उस दर्द को समझिए, उसका वैल्यू दीजिए, इस बार एग्जाम क्रैक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय सब लोगों को।